to schedule. और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वो तारीखें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इंतजार समाप्त हुआ राजनीतिक दलों का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होगी और उसी तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक सीट कौन सी है जहां पर चुनाव नहीं होगा अभी फिलहाल, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। इसके अलावा उत्तराखंड की एक सीट है केदारनाथ, वहां पर 12 नवंबर को मतदान होगा। बड़ी खबर यूपी और उत्तराखंड के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तमाम राजनीतिक दलों का इंतजार समाप्त हुआ। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है और उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ सीट, जहां पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मतलब 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, उसी तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी की जीत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 13 नवंबर वो तारीख होगी जब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ सीट, वहां पर भी 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, कहीं पर प्रत्याशियों के सांसद बन जाने की वजह से। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मिल्कीपुर में उपचुनाव फिलहाल टल गया है। यानी फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बची हुई 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल अभी चुनाव नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। कौन कौन सी सीटें आपको बता देते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर वोटिंग होगी, कानपुर की सीसामऊ सीट पर वोटिंग होगी, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर वोटिंग होगी। 13 नवंबर को इन सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है, मिर्जापुर की मजवा सीट है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल अभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव यहां पर टाल दिया गया है। गाजियाबाद की सदर सीट है, अलीगढ़ की खैर सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव अभी नहीं होगा, चुनाव टल गया है। क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की एक सीट यानी केदारनाथ सीट पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश की वो कौन सी 9 सीटें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट, जो कि अखिलेश यादव की इस्तीफे के बाद खाली हुई है, यहां पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। प्रयागराज की फूलपुर सीट, यहां पर विधायक के सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। इसी तरीके से अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। मिर्जापुर की मजवा सीट पर भी वोटिंग होगी 13 नवंबर को ही। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं, वहां पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी उपचुनाव टाल दिया गया है। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव टल गया है। क्या क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर अभी अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की, इसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मझवा और सीसामऊ की सीट इसमें शामिल है। इन पर 13 नवंबर को मतदान होगा और जिनका अगर काउंटिंग की बात करें तो 23 नवंबर, जिस दिन महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, उस दिन इन पर काउंटिंग की जाएगी। उसके साथ साथ अगर उत्तराखंड की अगर केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो वहां जो है 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को मतदान होगा। वहां भी केदारनाथ में उपचुनाव होना है और वहां भी जो काउंटिंग है वो 23 नवंबर की
यानी कि अगर एक सीट जो है, जो मिल्कीपुर को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, 9 उत्तर प्रदेश और एक जो उत्तराखंड की सीट को लेकर उपचुनाव की घोषणा भी अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके साथ साथ 2 राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा भी की है। उसकी अगर बात करें तो 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 20 नवंबर एक चरण में ही पूरा चुनाव संपन्न कराया जाना है, और 23 नवंबर को सभी जो चाहे उपचुनाव हो या फिर ये विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही राज्यों के, उन सबके नतीजे सामने आएंगे। पवन, क्या मिल्कीपुर सीट को लेकर कोई जानकारी मिल पाई कि यहां पर उपचुनाव अभी क्यों टाला गया है? देखिए, अभी चुनाव आयोग के द्वारा इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 10 में से 9 ही सीट की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की तरफ से। मिल्कीपुर की घोषणा उसमें नहीं की गई है। उसके बारे में अभी जानकारी थोड़ी बहुत देर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो चुनाव आयोग ने 9 उत्तर प्रदेश की सीट और एक जो है उत्तराखंड की सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें पवन, तो महाराष्ट्र में पिछली बार भी एक ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ था और इस बार भी एक ही चरण में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। कई फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर ये कि वो तमाम इलाके ऐसे भी हैं जो आदिवासी इलाके कहे जाते हैं, वहां पर चुनाव कराने की अपनी चुनौतियां हैं। क्या ये कारण है कि वहां पर 2 चरणों में और महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा? देखिए, जाहिर तौर पर अगर झारखंड की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो बहुत सारा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो नक्सलाइट प्रभावित एरिया में माना जाता है, तो ऐसे में सुरक्षा कारणों से बहुत बड़ी चुनौती होती है वहां चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की। वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, मूवमेंट कराया जाता है। एक एक जगह पर बहुत ज्यादा बारीकी से पूरे मुस्तैदी के साथ बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम तरह की फोर्सेस हैं उनको तैनात किया जाता है, जिससे चुनाव जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। उसी के चलते अगर झारखंड में 2 चरणों में चुनाव रखा गया है। पहले चरण का मतदान जो है वो 13 नवंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होगा। हालांकि जो फैसले जो है, जो चुनाव की जो काउंटिंग का दिन है वो 23 नवंबर को आएगा। महाराष्ट्र में एक ही दिन पूरे जो राज्य है उसमें वहां विधानसभा चुनाव होगा, उसको लेकर 20 नवंबर की तारीख को तय किया गया है। ठीक है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से मिल्कीपुर सीट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है पवन, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल सभी को उम्मीद यही थी कि उत्तर प्रदेश की बाकी 9 सीटों के साथ साथ मिल्कीपुर सीट पर भी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट, कोई इनपुट जो आपको मिल पाया हो ऐलान से पहले, अगर ऐसी कोई चर्चा चल रही हो कि कोई एक ऐसी सीट है जहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं भी हो सकता है, कोई जानकारी जो आपके पास हो? देखिए, हालांकि जब चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की गई थी तो उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 48 विधानसभा जो सीटें हैं उपचुनाव के लिए जो जानी है और 2 लोकसभा सीटें जो उपचुनाव के लिए जानी है, उन पर उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। लेकिन जैसे ही शेड्यूल जारी किया तो शेड्यूल में जो है उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीटों का उसमें उल्लेख किया गया है। एक सीट मिल्कीपुर का उसमें उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि उसको लेकर अभी स्पष्ट चुनाव आयोग के द्वारा कुछ कहा नहीं गया है कि इसमें क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, या इसमें मिल्कीपुर पर बाद में ही इस पर चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर स्थिति अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई पवन, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? वहां पर क्या सवाल भी पूछा जा रहा है? किसी की तरफ से अभी तक ये सवाल पूछा गया हो? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर जारी है। अभी जो चुनाव आयुक्त के द्वारा, जो राजीव कुमार के द्वारा जो तमाम जानकारी दी गई महाराष्ट्र हो या झारखंड के चुनाव के संबंधित, उसके बाद में उपचुनाव की घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद में एक आमतौर पर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, तो अभी वो क्वेश्चन आंसर सेशन लगातार जारी है। जैसे ही चुनाव आयोग ये पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होगा, उसके बाद में मिल्कीपुर को लेकर भी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। ठीक है, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया पवन की 23 नवंबर को एक साथ ही जब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, तब उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट के नतीजे भी 23 नवंबर को ही घोषित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने ये साफ कहा कि चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा के चुनाव के परिणाम हो, या फिर जितनी भी देश में उपचुनाव होने वाले हैं, यानी 48 विधानसभाएं और 2 लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर जितने भी सारे चुनावों के परिणाम हैं वो 23 नवंबर को ही एक साथ सबके सामने आएंगे। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट के लिए तारीख का ऐलान किया गया है। 20 नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर
वोटिंग होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे और 23 नवंबर को एक साथ ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी की करहल सीट है, इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट है, प्रयागराज की फूलपुर सीट है, अंबेडकर नगर की कटेरी है, मिर्जापुर की मझवा सीट है और साथ ही साथ गाजियाबाद की सदर सीट है, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है जहां पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिला सिंह जी, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 को नतीजे आएंगे, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। उसी को लेकर हर किसी के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों है। अब इसका उत्तर तो चुनाव आयोग दे सकता है ना, कोई भी राजनीतिक दल नहीं दे पाएगा। ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। हम तो अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 10 की 10 जो सीटें हैं वो जीत कर आएंगे। हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल उसका नाम भी साथ में अनाउंस हो जाना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो उसका उत्तर तो कोई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम तो उत्तर नहीं दे पाएंगे उसका। जी, हमें भी इंतजार है अनिला जी की चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी दी जाए कि ऐसा क्यों है और बहुत संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा जाए। लेकिन बाकी 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं क्योंकि 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अब महीने भर का ही समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। तैयारी तो हम पहले से ही कर रहे थे जी, अब महीने भर का समय है, इसमें बिल्कुल दिन रात और भी एक कर देंगे। सारी की सारी सीटों पर जीत हासिल करनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की जनता बहुत जल्द में, जो नाम आपने लिया है मिल्कीपुर, उसका भी अनाउंसमेंट हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जी। कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सेट हो गया है गठबंधन साथियों के साथ, अनिला जी? ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, इसके विषय में भी जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी, उनका यह कहना है कि इस सवाल का जवाब तो फिलहाल चुनाव आयोग ही दे पाएगा कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी हमारी तैयारियां हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर भी हमारी तैयारी थी। सभी सीट पर कमल खिलेगा, इस बात का उनको भरोसा और विश्वास है। पिछली बार इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को भरोसा है कि उन सीटों पर भी कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 को नतीजे आएंगे। आपकी तैयारियां कैसी हैं वो भी बताइए, और साथ ही साथ इंतजार था अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर भी, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी उपचुनाव टल गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये पूरी जनता इस बात को जानना चाहती है कि भाई आखिर वहां पे क्यों चुनाव टल गया। तो सवाल ये है कि आप समझ सकते हैं, इसमें कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने आप को हार मान चुकी है। उसे पता है कि जो 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव होगा उसमें जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये तय मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 सीटें इस बार हारने जा रही है। और जो एक सीट उन्होंने छोड़ी है वो तो वैसे भी उनको हारना ही है। वो जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी उस पर हारेगी। लेकिन 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हारने जा रही है। जनता चुनाव की तारीख का इंतजार कर रही थी। जनता चाह रही थी चुनाव की तारीख आए, जिससे कि जनता के मन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हराने की एक खुशखबरी मिले। तब उन्हें पता है कि 13 नवंबर को ये खुशखबरी जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया अनुराग जी। 6 सीटों पर आपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, हालांकि हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। सब साथ मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी तक ना कोई सीट डिक्लेयर हुई है, ना ही जो निषाद दल उनको सीटें मांग रहे हैं या उनके सहयोगी दल, चाहे अपना दल हो, निषाद दल हो या राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, इसके बारे में अभी तक उनके यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है। और हमारी तो सीटें भी डिक्लेयर है और हमारा गठबंधन भी तय है। ठीक है, अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी नहीं दी गई अनुराग जी की मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया या फिर वहां पर उपचुनाव क्यों टाला गया है। लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल इसको लेकर उठ रहा हो या फिर कोई कयास जो आप लोग लगा रहे हो? देखिए, सवाल है कि
सीधी सी बात है कि आखिर वजह क्या है जी कि भाई जब 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो 10 सीट पे भी हो सकता है। तो चुनाव आयोग क्या सोच रहा है, चुनाव आयोग की मंशा क्या है, या सरकार ने क्या फीडबैक दिया है कि सरकार से भी तो चुनाव आयोग पूछता होगा कि कहाँ पे क्या सुविधाएं नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आयोग तो बताएगा ही कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या चुनाव आयोग खबर इसमें देगा कि आखिर क्यों नहीं वो अयोध्या में चुनाव करवा पा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है। भारतीय जनता पार्टी को शायद हार का डर सता रहा होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित नहीं है वहां पे। ठीक है अनुराग जी, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चूंकि अखिलेश जी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, आप लोग हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को लेकर भी खबर सामने आई थी। क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी समाजवादी पार्टी की पुरजोर मौजूदगी देखने को मिलेगी? इस बार आपको महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह समाजवादी पार्टी की उपस्थिति आपको मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से ही हम इन राज्यों में जीतते रहे हैं। महाराष्ट्र में तो हमारे आज भी 2 विधायक हैं और आने वाले दिनों में इससे ज्यादा विधायक देखने को मिलेंगे आपको। गठबंधन बना रहेगा वहां पर भी? गठबंधन हमारा बना रहेगा और गठबंधन के साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी आपका बात रखने के लिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड की 1 सीट केदारनाथ, वहां पर भी उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र के लिए आपको बता दें, 20 नवंबर को वहां पर वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान वहां पर 13 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का 20 नवंबर को होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर एक ही चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 को यहां पर नतीजे आएंगे। जबकि उत्तराखंड की 1 सीट यानी केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 को वहां पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की 1 सीट यानी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टल गया है। क्या कारण है, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि मीरापुर सीट पर भी अब 13 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। उमेश, वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसी हलचल? सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी वो सीट आरएलडी को देने का मन बना चुकी है, इस पर सहमति बन गई है। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। तो निश्चित तौर पर मीरापुर में गहमा गहमी बढ़ गई है और मीरापुर के बारे में बताया जा रहा है, सोर्सेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन आरएलडी को देगा, यानी रालोद का उम्मीदवार मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में उतरेगा। तो निश्चित तौर पर मीरापुर में इस वक्त राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो गई है, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान थे, बाद में वो लोकसभा के सांसद बन गए बिजनौर के, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो निश्चित तौर पर मीरापुर का जो जातीय समीकरण है वो बेहद इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि मीरापुर की सीट यकीनन प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और रालोद गठबंधन के लिए होगा, क्योंकि ये सीट रालोद के पास रही है। और निश्चित तौर पर अब जबकि यहाँ पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो मीरापुर में जितने भी सियासी समीकरण हैं सब अपने अपने सियासी समीकरण साधने में जुट गए हैं और सभी इसी कवायद में जुट गए हैं कि किस तरह से मीरापुर को सीट को जीता जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ से। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट, क्योंकि एक ही सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है मीरापुर, जहां पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा खैर में उपचुनाव होना है, गाजियाबाद में उपचुनाव होना है। लेकिन जिस तरह से मीरापुर सीट का राजनीतिक समीकरण है, जिस तरह से ये सीट पहले रालोद के खाते में ही थी और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर ये समीकरण बेहद मायने रखते हैं कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है। सभी अपने अपने राजनीतिक समीकरण को साधने में जुट गए हैं। चैलेंज होगा और चुनौती रालोद के सामने भी है, रालोद के सामने भी चुनौती इस सीट को जीतने के लिए होगी। इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती है। और साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैनपुरी से हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करहाल में भी उपचुनाव होना है और साथ ही साथ गाजियाबाद की सदर सीट पर भी उपचुनाव होना है। देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। वहां समाजवादी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी तय कर लिया है, तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी नाम का इंतजार किया जा रहा है। तारीख का ऐलान हो गया, 13 नवंबर वो तारीख होगी जबकि करहाल में वोट डाले जाएंगे। कैसी हलचल, क्या रिएक्शन वहां से?
बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव की एक तैयारी थी वो समाजवादी पार्टी ने पहले ही पूरी कर ली और तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को अभी भी तय करने में जो है समय लगा रही है, क्योंकि आज जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद सरगर्मियां तेज हुई हैं। जिला स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, तमाम जो है मीटिंगों की बात कही जा रही है। उसके बाद ही बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अगर बात की जाए जाति समीकरण की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख वोट करीब है जो यादव मतदाता है, वो उनका एक जाति का वोट है और वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, चूंकि ये उनका मेन जो वोट है वो है। उसके अलावा शाक्य वोट भी है और तो वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है इस पर हमेशा से मजबूत रही है और इसको लेके उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है बैठकों का, चाहे अखिलेश यादव खुद रहे हों, उसके अलावा चाहे शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, डिम्पल यादव हो, सभी बड़े नेता उनके लगातार मीटिंगें कर चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं, छोटी छोटी जनसभाएं और छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जाकर लोगों से वार्ता कर चुके हैं और साथ ही अपने पक्ष में जीत जिताने की भी बात कह रहे हैं। और अगर समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार जो अखिलेश यादव इसमें विजयी हुए थे और विजयी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर SP सिंह बघेल थे जो केंद्रीय मंत्री थे और काफी जोरदार टक्कर रही, लेकिन अंतिम जो यहाँ के लोगों ने जो भरोसा जताया वो अखिलेश यादव पर जताया और उसके बाद चूंकि अब वो सांसद बन गए तो ये सीट खाली हो जाने के बाद लोग फिर से यही इसी तरीके की बात कर रहे हैं। जी आप चलते हैं अमित राणा के पास। अमित राणा, वहां पर कैसी हलचल? इंतजार समाप्त हुआ, लोगों का भी, राजनीतिक दलों का भी। अब चुनौती है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जाए। तारीख तो सामने आ गई है, 13 नवंबर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद के हॉट सिटीज़ को कहा जाता है गाजियाबाद को। ऐसे में जो यहाँ की विधानसभा की जो सीट है, शहर सिटीज़ को कहा जाता है, ये सीट खाली हुई थी क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे, भाजपा से विधायक थे अतुल गर्ग, उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसदी का चुनाव वो जीत गए। ऐसे में यहाँ पे भी जो सीट थी वो खाली हो गई थी, जिसको लेकर अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो भी यहाँ से खड़ा किया जाएगा जो उम्मीदवार होगा। हालांकि इस बात को लेकर भी लगाया जा रहा है कि जो बाहुल्य सीट है वो यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, तकरीबन 4,20,000 वोटर यहाँ गाजियाबाद की शहर विधानसभा सीट से हैं, जिनमें की सबसे ज्यादा तादाद है वो है दलित वोटों की है। उसके बाद फिर वैश्य समाज आता है, फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण आते हैं। तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि यहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा वो इस बार कहीं ना कहीं वैश्य को खड़ा किया जाएगा। 2009 में परिसीमन हुआ था गाजियाबाद विधानसभा शहर सीट का, तब सबसे पहली बार यहाँ जो जीते थे वो जो रहे थे वो बसपा से रहे थे सुरेंद्र। उसके बाद से लगातार भाजपा के ही पाले में सीट जाती रही है और ये कहा भी जाता है कि गाजियाबाद जो विधानसभा है, शहर सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद की जो सीट है वो भाजपा की है। तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि जो इस बार के जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होने वाले हैं। हालांकि जैसे ही चुनाव की डेट आज तय की गई है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो भाजपा है अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर देगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा अमित, क्योंकि गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, शहर विधानसभा सीट है, बहुत ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि यहाँ पर जो जी आपकी आवाज आ रही है अमित, अपनी बात पूरी करिए। जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो शहर विधानसभा सीट है इसका कई मायने में अच्छा माना जाता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि अब तक का जो इस पर आधिपत्य रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही रहा है। ये कारण भी रहा कि भाजपा का यहाँ पर इस सीट पर वर्चस्व रहा है और अब तक जितने भी यहाँ से विधायक रहे वो भाजपा के रहे। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब यहाँ से बसपा के एक विधायक रहे सुरेश बंसल, उसके अलावा अब तक जो भी भाजपा के जो भी विधायक रहे वो तमाम जो विधायक रहे वो भाजपा से जुड़े रहे। तो इस बात को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार चुनाव होने वाला है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा जो वोटर है उनका मूड बदला हुआ है, लेकिन 4,20,000 जो वोटर हैं वो इस बात को तय करेंगे कि आखिरकार जो इनका शहर सीट का विधायक होगा वो होने वाला कौन है। लेकिन ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा अमित कि जिस तरीके से लगातार यहाँ भाजपा जीतती आई है तो इस बार भी भाजपा ही इस बार यहाँ पर अपना परचम लहराने वाली है। ओके, हमारे सहयोगी उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम मीरापुर सीट की बात कर रहे हैं। उमेश, 2012 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। पहली बार बीएसपी ने इस पर जीत दर्ज की, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और तीसरी बार आरएलडी के प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें ध्यान देना होगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। इस बार दोनों पार्टियां अलग हैं। आरएलडी बीजेपी के साथ है। आरएलडी के बीजेपी के साथ आने के बाद और कितनी मजबूत हो जाती है आरएलडी के लिए यहां पर ये जीत, या फिर उसकी दावेदारी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती कितनी बढ़ जाती है आरएलडी से अलग होकर इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की?
यह निश्चित तौर पर अमित यकीनन चैलेंज बढ़ जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी रालोद का गठबंधन बेहद मजबूत माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना परचम फहराने के लिए पूरी कवायद, पूरी ताकत, पूरे जोर शोर से जुट जाती है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए यह कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन था जब विधानसभा चुनाव हुए थे, और अब जबकि उपचुनाव होने हैं और इस बार बाजी पलटी हुई है। इस बार रालोद समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं है, इस बार रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी और रालोद का मजबूत गठबंधन है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और रालोद का यह मजबूत गठबंधन यकीनन चुनौती देता है, क्योंकि यहां पर विभिन्न सीटों में जाट बाहुल्य सीटें हैं और मीरापुर में भी हजारों की संख्या में जाट हैं जो अपना वोट कास्ट करते हैं। तो जिस तरह से मीरापुर के राजनीतिक समीकरण हैं, अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो मीरापुर में दलितों की अच्छी खासी आबादी है, यहाँ पर मुस्लिम्स की अच्छी खासी आबादी है, यहाँ पर जाट की अच्छी खासी आबादी है। तो यकीनन जो जिनके राजनीतिक समीकरण सटीक बैठेंगे वही उपचुनाव जीतेगा, और यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए भी ये लिटमस टेस्ट होगा, कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन उपचुनाव में रालोद से अलग है, यानी रालोद और भाजपा का गठबंधन है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रालोद गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा, चैलेंजिंग मुकाबला होगा, और भारतीय जनता पार्टी रालोद गठबंधन के मुकाबला बहुत टाइट होगा। एक बार प्रयागराज चल लेते हैं, वहां सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फूलपुर के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सर्वेश, 13 नवंबर को फूलपुर सीट पर भी मतदान होगा और 23 को नतीजे यहां पर भी घोषित किए जाएंगे। कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं राजनीतिक दलों की, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है तारीखों के ऐलान के बाद? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की तैयारी यहां पर है, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने 2022 में बीजेपी से प्रवीण कुमार पटेल ने दूसरी बार जीत दर्ज की थी, और जब अब चूंकि वो लोकसभा फूलपुर जो है उसके सांसद चुने गए हैं, तो यहाँ पर चुनाव होना था। तो निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से अधिसूचना जारी की थी, अब फूलपुर विधानसभा सीट पर भी जो है उपचुनाव होगा, और इस सीट पर 2017 में पहली बार बीजेपी ने कमल खिलाया था, तो बीजेपी इस सीट को जीतना चाहेगी। हालांकि 2022 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें सिर्फ 2700 वोटों से बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, और 2024 में इस सीट पर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को इस पर 18,000 वोटों की लीड मिली थी। तो विपक्ष भी पूरा मजबूती से यह मान रहा है कि उसको यहाँ पर काफी कुछ उसको करने को है, और विपक्ष काफी अपने आप को मजबूत मानकर इस सीट पर चुनाव मैदान में उतरेगा। तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। हालांकि सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। बीजेपी ने भी बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर यहाँ पर तैयारी की है। 4,07,000 के करीब यहाँ पर वोटर है, तो उन वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह की तैयारी की गई है। चूंकि बीजेपी इस सीट पर काबिज रही है, उसी के लिए ये सीट बचाना बेहद जरूरी है। तो पूरी ताकत बीजेपी यहाँ पर झोंक रखी है। यहाँ पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह गृह क्षेत्र है, तो यहाँ पर उनकी भी एक भूमिका है, उनकी एक जिम्मेदारी है। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन फूलपुर इफ्को में कर चुके हैं, एक बड़ा संदेश दे चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर 2-3 दिन पहले ही प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी थी। यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, जो कि इसके पहले 2022 में बीजेपी के कैंडिडेट से 2700 मतों से चुनाव हार गए थे। तो यहाँ पर इस तरह का भी समीकरण देखा जा रहा है, चूंकि यह सीट पटेल बाहुल्य है, यानी कि जो पटेल कैंडिडेट अगर बीजेपी यहां पर देती है तो उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। बीजेपी ने अभी यहां पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी जल्द ही, अब चूंकि अधिसूचना जारी हो गई, तो यहां पर प्रत्याशी घोषित करेगी, और सभी दलों की यहां पर अपनी पूरी तैयारी है। जी सर्वेश, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि यूपी में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 विधान सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक मिल्कीपुर को छोड़कर 9 पर तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया। इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, 23 को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर सीट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, इस सीट को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही दावे हैं, और दावे बड़े हैं। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। अवधेश प्रसाद जिन्होंने फैजाबाद को जीता और समाजवादी पार्टी की झोली में वो सीट डाली जहां पर अयोध्या भी है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत फैजाबाद की रही लोकसभा चुनाव के दौरान, और मिल्कीपुर पर भी उनकी नजर है कि यह सीट समाजवादी पार्टी बरकरार रखेगी। बीजेपी ने खास रणनीति
उसके लिए बनाई है, लेकिन आज उस सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ। यह एक चर्चा का विषय है कि तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ है, आखिर इस पर उपचुनाव आगे क्यों टल गया है। लेकिन बाकी की जो 9 सीट हैं उनके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को ही उपचुनाव होना है। उत्तराखंड की भी एक सीट है केदारनाथ, वहां पर भी उपचुनाव होना है और वोटिंग होनी है वहां पर भी। 20 तारीख को वहां पर उत्तराखंड में उपचुनाव होना है। तो इन सभी पर स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, यह जानने के लिए, समझने के लिए हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। गाजियाबाद की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प हो रही है। एक तरफ INDIA ब्लॉक है, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, 4 पर अभी नहीं किया है, कांग्रेस से बात होगी, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। बीजेपी अब इंतजार कर रही है कि पहले INDIA ब्लॉक कर दे फिर हम करेंगे। गाजियाबाद में अगर मौजूदा परिस्थितियों की बात की जाए तो क्या लग रहा है? उपचुनाव की तारीख का तो ऐलान हो गया, तैयारी कैसे दिख रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूं कि गाजियाबाद की जो सीट है शहर विधानसभा सीट इसको कहा जाता है, जहां उपचुनाव हो रहा है। उसकी वजह यही है कि यहां से जो मौजूदा विधायक थे, भाजपा के मौजूदा विधायक रहे थे अतुल गर्ग, उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और एक अच्छे मार्जिन के साथ वो यहां से जीते, जिसके बाद से खाली सीट हो गई थी। कहा यह भी जाता है कि जो भाजपा की जो सीट है यहाँ से एकदम फिक्स है। वजह इसके पीछे की यही है कि जो ये बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर वैश्य समाज और ब्राह्मण और जो ठाकुर क्षत्रिय समाज है, वहाँ की ये सीट बाहुल्य मानी जाती है। अगर वोटर्स की यहाँ बात की जाए, तकरीबन 4,20,000 वोटर्स यहाँ पर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो बताए जाते हैं कि जो SC कैटेगरी से आते हैं, उसके बाद वैश्य आते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते हैं और ब्राह्मण आते हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाजपा की सीट पहले से ही तय मानी जाती है। 2009 में इसका परिसीमन हुआ था, उसके बाद से सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है कि ये सीट बसपा के पाले में गई थी। सुरेश बंसल उस दौरान रहे थे जिन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद से लगातार ये जो सीट है गाजियाबाद विधानसभा शहर की जो सीट है, इस सीट पे लगातार जो भाजपा है वो काबिज रही है। बिल्कुल, तो ये लेकिन ये बताएं भाजपा इस सीट पर लगातार जीतती आई है। बीजेपी की ये सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार INDIA ब्लॉक जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। क्या कोई मेहनत भी हो रही है कि बीजेपी के पाले से इस सीट को वो निकाले? इस तरह की मेहनत दिख रही है आपको? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जो मानी जा रही थी कि बीजेपी की ही है, लेकिन वो INDIA ब्लॉक ने झटक लिया और उनका आत्मविश्वास इससे बढ़ा हुआ है। जी आस्था, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ से 3 चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस। ये जो प्रत्याशी रही हैं डॉली शर्मा, वो तीनों बार ही चुनाव हारी हैं। वजह सिर्फ यही है कि इंडी जो गठबंधन कहा जाता है, उस गठबंधन की तरफ से बार बार उनको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन तीनों बार ही उनके पल्ले में सिर्फ और सिर्फ हार ही नजर आई। इस बार की भी अगर हम बात करें तो अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। बसपा की अगर हम बात करें, बसपा ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ से खड़ा किया था जिसका नाम रवि गौतम है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका टिकट काट दिया गया, जिसको खैर विधानसभा की भी बात करते हैं। रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंजीत से जानते हैं खैर विधानसभा को लेकर वहां किस तरह की हलचल है। तारीख का इंतजार सभी कर रहे थे, उस तारीख का ऐलान हो गया। रंजीत जी बिल्कुल, 13 नवंबर का यहां पर बेसब्री से सबको इंतजार था और वो पल आ चुका है। क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए खैर विधानसभा की, तो खैर विधानसभा में 4,03,000 मतदाता हैं, जिसमें 2,15,000 पुरुष और 1,87,000 महिलाएं हैं। ये 13 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जाट बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ पर जाट जिस तरफ होता है, वहां जो भी प्रत्याशी होता है उसकी जीत काफी मजबूत हो जाती है। 60,000 ब्राह्मण और 40,000 दलित और 30,000 मुस्लिम है। 23 नवंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि विपक्ष ने अब तक यहां पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। यह सीट यहां पर RLD का यहां पर मजबूत यहां पर कब्जा रहा था और बीजेपी ने 2017 में RLD से यह सीट छीनी। अनूप प्रधान यहां से विधायक बने और 2022 में फिर से वह विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में वे राजस्व मंत्री बने। उसके बाद यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ और वह हाथरस के फिलहाल सांसद है। फिलहाल ये सीट खाली है और यहां पर अब तक 48 लोग यहां पर दावेदारी कर चुके हैं। तो खैर सीट जो है यहां पर काफी मजबूत मानी जा रही है। तो किसकी दावेदारी भी आपको मजबूत दिख रही है? मैं आपको और बता दूं, RLD को देने वाली है बीजेपी। जी बिल्कुल, यहां पर RLD जो है ये बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि ये एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर RLD का कब्जा रहा है। RLD से ये सीट भाजपा पर आई, लेकिन इस बार दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जो यहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि 60,000 1.15 सवा लाख जाट है और ये जिस तरफ जाता है वहां सीट बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म होती है। यहां पर
जो अभी माना जा रहा है कि राजवीर दिलेर जो यहाँ से पूर्व हाथरस के सांसद थे और उनकी इस बार टिकट कटी थी, जो उनके लड़के हैं वो इस बार प्रबल दावेदारों में नजर आ रहे हैं। अब तक 48 लोग यहाँ पर इस सीट के लिए आवेदन कर चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब जो पार्टियां प्रत्याशी उतारेंगी वो बहुत सोच समझकर उतारेंगी, क्योंकि खैर विधानसभा सीट एक सुरक्षित सीट है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। विपक्ष की बात की जाए तो ये आज तक इस सीट पर सपा का यहाँ पे कभी खाता नहीं खुला है। बसपा का एक टाइम पे खाता खुला था और मजबूत बहुत लंबे समय से एक लॉन्ग पीरियड से यहाँ पर आरएलडी इस पर कब्जा करी हुई थी। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। कानपुर के सीसामऊ सीट की बात उनसे करते हैं। अमित गंजू, इरफान सोलंकी उन्हें सजा मिली, ये सीट खाली होगी, उपचुनाव अब हो रहा है, यहां पर क्या दिख रही है आपको अब तैयारी सभी राजनीतिक दलों की ओर से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हॉट सीट कानपुर की सीसामऊ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का काफ़ी लंबे समय से इसमें रहा। क्योंकि अगर परसिमन चेंज से पूर्व की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें राकेश सोनकर, फिर संजीव दरियाबादी, क्योंकि आरनगर था, आरनगर से फिर ये सीसामऊ हुई, उसके बाद हाजी मुश्ताक सोलंकी, उसके बाद ये सीरीज चलती चली आई, उसके बाद इरफान, और इरफान 3 बार। अब जब उसमें मुकदमा लिखा ज़मीन कब्जे के मामले में और प्लॉट कब्जे के मामले में, उसके बाद सज़ा हुई, उसके बाद हाई कोर्ट गया, कोई राहत नहीं मिली, उसके बाद विधायकी गई, उसके बाद ये सीट वैकेंट हुई। अब जहाँ एक और समाजवादी पार्टी ने उसकी पत्नी को ये टिकट दिया है, तो वहीं ये हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी तक इस पर मेन फोकस रखा है। क्योंकि चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या जो सह प्रभारी थे, सदस्यता अभियान, क्योंकि यहाँ के जो मेन कोर एरिया है, यहाँ एक आबादी जो है सबसे ज़्यादा बनी हुई है जिस पर सबका फोकस रहता है। लेकिन अब इस बार जो स्कैटर्ड चीज़ें सामने आई हैं उसमें अलग ओबीसी कैंडिडेट्स, ओबीसी जो वोटर्स हैं या एससी वोटर्स हैं, इनकी भी एक बहुत अहम दखल पैठ मानी जाती है। और इन सब के बीच अब सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली होगी कि बीजेपी अपना कैंडिडेट किसे उतारती है। पहले ये कहा गया था कि ब्राह्मण कैंडिडेट, 3 बार जब ब्राह्मण कैंडिडेट उतरा, एक बार एक श्रीवास्तव कैंडिडेट या कायस्थ कैंडिडेट रहा, उसके बाद 2 बार बीजेपी ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला वो कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुआ, फेल हुआ। और उसके बाद अब कैंडिडेट को लेकर भी मंथन चल रहा है और ऐसे में सीधी टक्कर सपा और भाजपा की मानी जा रही है। बिल्कुल, और बसपा का कोई सपा बार-बार ये दावे कर रही है कि हमारे जो 5 सीटें हैं वो तो हम जीतने ही वाले हैं, बाकी की जो 5 सीट जो एनडीए के खाते की है उसको भी हम जीत लेंगे। और कानपुर को लेकर वो आश्वस्त दिख रहे हैं। तो कानपुर के मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे क्या हैं? उपचुनाव में कौन से मुद्दे हैं? क्या इरफान सोलंकी को लेकर कोई सिंपैथी भी है जिसका फायदा एसपी कैंडिडेट को मिल सकता है? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए, सबसे आपने अहम सवाल पूछा यहाँ मुद्दे, क्योंकि देखिए जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से वो अगर 10 सीटें कानपुर की विधानसभाएं जिसमें 3 सपा के पास हैं, जिसमें आरनगर, एक सीसामऊ जो वर्तमान में भी खाली है, और इसके अलावा कैंट में हसन रूमी, आरनगर में अमिताभ वाजपेयी जो सपा से, और इसमें इरफान सोलंकी। और ऐसे में विकास की अगर बात हुई तो चारों तरफ से जो अनुदान आता है या नगर निकाय की सीमा होता है एक साथ है। अब सड़क, बिजली, पानी एक मेन मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर जो मुद्दा है उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं अभी तक खरी उतरी है। अब ऐसे में वो जो तंग गलियां, चमनगंज, बेकनगंज, मितवारागढ़, नालाबोट, पेशबाग, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो आगे पीछे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, उन क्षेत्रों पर अब वोटरों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, उनको कैसे अपनी तरफ लुभाया जाए। बिल्कुल, और ये गतिविधियां आप तेज हो जाएंगी सभी राजनीतिक दलों की ओर से। सीसामऊ में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही दिख रहा है। कटहरी की क्या स्थिति है ये जानने के लिए मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कटहरी के बारे में बताएं। यहां पर भी 13 तारीख को ही अब उपचुनाव होना है, तारीख का इंतजार चल रहा था, तैयारी भी धीरे धीरे सभी कर ही रहे थे राजनीतिक दल। अब खुलकर और भी ज्यादा तेजी से तैयारी होगी और वो दिखेगा, जनता के बीच जाएंगे। मुद्दे क्या हैं, तमाम बातें बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कटहरी चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। 13 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने अमित वर्मा जो कांग्रेस से भागकर बसपा में शामिल हुए थे उनको अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं अभी भाजपा ने अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, क्योंकि कटहरी की सीट पर संजय निषाद अपना दावा ठोक रहे हैं। क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव में संजय निषाद की पार्टी यहां पर चुनाव लड़ी थी, जिससे अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े थे। किसी को लेकर संजय निषाद इस सीट को मांग रहे हैं। ये सीट और मझवा सीट, दोनों सीट पर निषाद पार्टी का दावा है। कटहरी की भी सीट पर संजय निषाद का दावा है कि ये सीट हमारे खेमे की थी, हमको मिलनी चाहिए। अभी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में बातें चल रही हैं।
मनाने का दौर चल रहा है, लेकिन अभी किसी भी भाजपा की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं हो सका सामने आई है। अभी तक जो बातें सामने आई मनीष, ये कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तो तय हो गया है कि 10 में से एक आरएलडी को, एक पर संजय निषाद की पार्टी के किसी कैंडिडेट को बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ाएगी। क्या इस फॉर्मूला से अब भी संजय निषाद इत्तेफाक नहीं रख रहे, उसमें बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? इस पर हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले केबी शुक्ला का रुख कर लेते हैं। केबी शुक्ला मिल्कीपुर सीट को लेकर के जानकारी देंगे। मिल्कीपुर पर नजर सबकी है केबी शुक्ला जी, और इसी पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ। सपा ने तो बहुत पहले से यह संकेत दे दिया था कि अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देंगे, और दे भी दिया। बीजेपी की ओर से अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं रखा है, क्योंकि एक कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है कि इसको रोका जाए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर चुनाव नहीं होना है, लेकिन जिस तरह लड़ाई देखी जाए वो सीधे भाजपा और सपा के बीच में है। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन लड़ाई से लोकसभा सीट जीती, उसके बाद नजरें जो है मिल्कीपुर पे पूरे प्रदेश की है। जिस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, भाजपा शुरू से लेकर अभी तक तैयारी जुटी हुई है। आज भी जो कार्यक्रम था, लेकिन अभी तक शुक्ला जी एक बार फिर बताइएगा कि क्यों यहाँ पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ? आपकी आवाज साफ नहीं आई थी उस वक्त। जी, तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ? जो पिटीशन दाखिल है उस पिटीशन में क्या है, एक बार फिर दर्शकों को बताइएगा सर। देखिए, आपको बता दें कि एक पिटीशन दाखिल की गई है, हालांकि सपा की ओर से दाखिल नहीं की गई है। बताया जा रहा कि किसी भाजपा के नेता ने पिटीशन दाखिल की है। हालांकि इस पिटीशन को लेकर मिल्कीपुर सीट पर अभी जो है वो तिथि घोषणा नहीं हुई है, इसके बाद भी होगी। लेकिन जिस तरह से मिल्कीपुर की लड़ाई की हम बात करें तो लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि इस सीट को लेकर सीएम योगी खुद गंभीर हैं, खुद यहाँ तैयारी का जायजा लेते हैं। इसी कमान में खुद सवाल रखिए। कुल मिलाकर सीट की बात की जा रही है तो यहाँ पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस का जो निर्णय था वो सामने नहीं आया है। लेकिन अखिलेश यादव